इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम जिस विषय की गहराई में उतरने वाले हैं ना, वो सीधे तौर पर हमारे न्याय तंत्र के उस हिस्से से जुड़ा है जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं लगता। बिल्कुल, और कई बार तो असल जिंदगी की कहानियां फिल्मों से भी ज्यादा उलझी हुई होती हैं। सही कहा आपने। आज की हमारी इस चर्चा का जो मुख्य केंद्र है वो है वर्ष 2026 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। जी, नीलू उर्फ नीलेश कोष्ठी बनाम मध्य प्रदेश राज्य। एग्जैक्टली, नीलेश कोष्ठी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। और हमारे इस विश्लेषणात्मक सफर का एक बहुत स्पष्ट मिशन है। हमें ये समझना है कि जब किसी खौफनाक अपराध का कोई भी चश्मदीद गवाह यानी कोई आई विटनेस मौजूद न हो तो कानून हार क्यों नहीं मानता। बहुत ही प्रासंगिक सवाल है ये। मतलब बिना किसी प्रत्यक्ष गवाह के सिर्फ परिस्थितियों और सबूतों के आधार पर कैसे एक अपराधी को सजा तक पहुंचाया जाता है। चलिए इसे समझते हैं। कल्पना कीजिए ऐसी पहेली की जिसके कई टुकड़े गायब हैं। टुकड़े गायब हैं। बिल्कुल। आपके पास पूरी तस्वीर नहीं है, लेकिन जो टुकड़े बचे हैं जी, क्या वे इतने सटीक हो सकते हैं कि पूरी तस्वीर खुद ब खुद साफ हो जाए? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि जब भी ऐसी कोई पहेली अदालत के सामने आती है ना, तो उसकी पूरी जांच एक बहुत ही विशिष्ट कानूनी प्रावधान के इर्द गिर्द घूमती है। अच्छा, कौन सा प्रावधान? इस पूरे मामले की और कह सकते हैं कि हमारे आज के विश्लेषण की जो रीढ़ है वो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 27। धारा 27। जी, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में या आपराधिक न्याय शास्त्र में ये धारा एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है। आज हम केवल ऊपरी तौर पर बात नहीं करेंगे, बल्कि इस बात का एक अत्यंत विस्तृत और गहन कानूनी विश्लेषण करेंगे कि कैसे काम करती है ये धारा। हाँ, कि कैसे एक आरोपी का बयान और उस बयान के आधार पर होने वाली खोज, जिसे हम लीगल भाषा में डिस्कवरी कहते हैं, वो पूरे केस की दिशा कैसे तय कर देती है। मतलब परिस्थिति जन्य साक्ष्य या जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है उसकी कड़ियां आपस में कैसे जुड़ती हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। बिल्कुल। तो आइए सबसे पहले इस मामले के घटनाक्रम को समझते हैं ताकि ये स्पष्ट हो सके कि अदालत के सामने चुनौती क्या थी। बात है जुलाई 2009 की। जी, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। हाँ, इंदौर में एक महिला जिनका नाम अर्चना उर्फ पिंकी था, वो अचानक लापता हो जाती हैं। परिवार बहुत परेशान है। लापता होने की शिकायत दर्ज होती है और फिर इस कहानी में एक बहुत ही एक खौफनाक मोड़ आता है। फोन कॉल्स वाला मोड़, राइट? एकदम सही। पीड़िता के लापता होने के कुछ ही समय बाद उसी के मोबाइल नंबर से उसके पति को फोन आता है। फोन करने वाला व्यक्ति 5 लाख रुपए की फिरौती यानी रैंसम की मांग करता है। और यहीं से पुलिस की जांच को एक दिशा मिलती है। जी, पुलिस हरकत में आती है। वो कड़ियों को जोड़ना शुरू करती है और उनकी जांच अपीलकर्ता यानी जो असेस नीलेश कोष्ठी है उस तक पहुंचती है। और पुलिस को क्या पता चलता है? प्रॉपर कानूनी विश्लेषण कर रहे हैं तो हमें बचाव पक्ष यानी जो डिफेंस है, अपीलकर्ता की दलीलों को भी उतनी ही बारीकी से देखना होगा। हाँ, उनके तर्क भी सुनने होंगे। जब ये मामला ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो अपीलकर्ता ने अपनी दोस्त सिद्धि के खिलाफ, अपने कन्विक्शन के खिलाफ कई बहुत ही मजबूत तकनीकी और कानूनी तर्क पेश किए थे। मैंने उन दलीलों के बारे में पढ़ा और सच कहूं तो एक आम इंसान के नजरिए से वे दलीलें काफी ठोस लगती हैं। जैसे उनके वकील का पहला तर्क ये था कि एफआईआर दर्ज करने में काफी देरी हुई। हम अक्सर सुनते हैं कि आपराधिक मामलों में एफआईआर की देरी संदेह पैदा करती है, क्योंकि इससे कहानी गढ़ने का या चीजों को मैनिपुलेट करने का समय मिल जाता है। जी बिल्कुल। और दूसरी बड़ी दलील ये थी कि पुलिस उन कथित फिरौती की कॉल्स की कॉल डिटेल रिपोर्ट जो सीडीआर होती है वो अदालत में पेश करने में पूरी तरह विफल रही। ये एक बहुत बड़ा लूप होल है अभियोजन पक्ष के लिए। मतलब फोन आया ये कहा जा रहा है, लेकिन उसका कोई इलेक्ट्रॉनिक सबूत नहीं है आपके पास। और तीसरा तर्क ये था कि अभियोजन पक्ष अपराध के पीछे के स्पष्ट मकसद या मोटिव को साबित करने में नाकाम रहा। और कानूनी दृष्टिकोण से देखें तो बचाव पक्ष की ये दलीलें हवाई बिल्कुल नहीं थी। वही तो। जब भी मामला पूरी तरह से परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर टिका हो तो अपराध का मकसद साबित होना बहुत बहुत अहम माना जाता है। मकसद एक गोंद की तरह काम करता है जो बिखरी हुई परिस्थितियों को जोड़ता है। और यहाँ तो सीडीआर भी नहीं थी। हाँ, कॉल डिटेल रिकॉर्ड का न होना भी प्रोसिक्यूशन के लिए एक बड़ा झटका माना जाता है।
हम यहाँ इन दलीलों का बिना किसी पक्षपात के सिर्फ उल्लेख कर रहे हैं जो अदालत के सामने रखी गई थी। ताकि पूरी तस्वीर समझ आए। जी। सामान्य मामलों में इतनी खामियों के बाद आरोपी को संदेह का लाभ यानी बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है और वो बरी हो सकता है। यही तो इस केस का सबसे बड़ा सस्पेंस है। कैसे? अगर बचाव पक्ष के पास इतने अच्छे तर्क थे, एफआईआर में देरी थी, कॉल रिकॉर्ड्स नहीं थे, मकसद साफ नहीं था, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सजा बरकरार रखी? ऐसा कौन सा तुरुप का पत्ता था पुलिस के पास? और यहीं पर आपने जिस धारा 27 का जिक्र किया था उसकी एंट्री होती है। अच्छा, तो अब हम उस सेक्शन पर आते हैं। एकदम सही। और इस बिंदु पर आकर हमारा ये कानूनी विश्लेषण अपने सबसे गहरे स्तर पर पहुंचता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 को बहुत ही बारीकी से समझना जरूरी है। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। देखिए, हमारा कानून एक बुनियादी सिद्धांत पर चलता है। वो सिद्धांत ये है कि पुलिस हिरासत में आरोपी द्वारा दिया गया कोई भी कबूलनामा या बयान अदालत में उसके खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि पुलिस दबाव बना सकती है, टॉर्चर कर सकती है या जबरन जुर्म कबूल करवा सकती है। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। सही कहा। इसे साक्ष्य अधिनियम के धारा 25 और 26 के तहत स्पष्ट रूप से वर्जित किया गया है। लेकिन धारा 27 इसका एक बहुत ही कड़ा, स्पष्ट और कह सकते हैं कि अचूक अपवाद है, एक्सेप्शन है। कैसे? ये धारा कहती है कि यदि पुलिस हिरासत में कोई आरोपी कोई जानकारी देता है और उस विशिष्ट जानकारी के आधार पर कोई नया तथ्य खोजा जाता है, डिस्कवरी ऑफ अ फैक्ट, तो बयान का वो हिस्सा कानूनी रूप से विश्वसनीय और स्वीकार्य हो जाता है, एडमिसिबल हो जाता है। अच्छा, मतलब अगर मैं पुलिस कस्टडी में कहूँ कि हाँ मैंने चोरी की है तो कोर्ट इसे नहीं मानेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैंने चोरी करके गहने उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे गाड़ दिए हैं और पुलिस जाकर वहां खुदाई करे और गहने सच में मिल जाएं, तो वो हिस्सा कोर्ट में सबूत बन जाएगा। बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया आपने। कानून का तर्क बहुत साफ है। तो भौतिक सबूत ही उस बयान को सच साबित कर देता है। जी, अगर आरोपी के बताने पर कोई ऐसी वस्तु बरामद होती है जिसके बारे में पहले किसी को, यहां तक कि पुलिस को भी पता नहीं था, तो यह भौतिक बरामदगी ही इस बात की सबसे बड़ी गारंटी बन जाती है कि आरोपी द्वारा दी गई जानकारी बिल्कुल सच है। बहुत लॉजिकल है। अब अगर हम इसे इस 2026 के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से जोड़ें, तो अपीलकर्ता के खुलासे ने, जो उसका डिस्क्लोजर स्टेटमेंट था, उसने इस मामले में दो बेहद महत्वपूर्ण और दर्दनाक खोजों को अंजाम दिया। हाँ, वो जांच के तथ्य बहुत ही विचलित करने वाले हैं। जी। पुलिस हिरासत में अपीलकर्ता ने जो बयान दिया, उसी के आधार पर पुलिस ने सबसे पहले एक पार्किंग लॉट से पीड़िता की स्कूटी बरामद की। ये स्कूटी वहां कैसे आई, किसी को नहीं पता था, सिर्फ आरोपी को पता था। और उसके बाद सबसे दुखद और भयावह खोज हुई। अपीलकर्ता ने पुलिस को बताया कि उसने शव को कहाँ छिपाया है, जो कि एक बहुत ही स्पेसिफिक जगह थी। हाँ, उसकी उसी सटीक जानकारी के आधार पर पुलिस ने इंदौर बाईपास रोड के पास स्थित तसाली ढाबे के करीब एक कुएं से एक बोरे में बंद पीड़िता का शव बरामद किया। ये कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पुलिस खुद से किसी रूटीन गश्त में पहुंच जाती। बिल्कुल नहीं। और इन्हीं दो बरामदगियों ने पूरे केस की तस्वीर पलट कर रख दी। इसी आधार पर निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए और धारा 201 के तहत अपराध के सबूत मिटाने के लिए दोषी ठहराया। 302 और 201। जी। और जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो अदालत के सामने यही सवाल था कि क्या ये बरामदगियां आरोपी को सजा दिलाने के लिए काफी हैं, जहां बाकी कड़ियां कमजोर लग रही थीं। बिल्कुल। और यहीं से हम आपराधिक न्यायशास्त्र के एक बहुत ही गहरे सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं, जिसे बाद की घटनाओं द्वारा पुष्टि का सिद्धांत कहा जाता है। इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ कन्फर्मेशन बाय सब्सीक्वेंट इवेंट्स। डॉक्ट्रिन ऑफ कन्फर्मेशन बाय सब्सीक्वेंट इवेंट्स नाम से ही काफी भारी भरकम लग रहा है। जी। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। आसान भाषा में कहें तो इसका सीधा मतलब ये है कि आपने जो कहा, बाद में होने वाली घटनाओं या मिलने वाली चीजों ने उस पर मोहर लगा दी। बिल्कुल सही। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इसी सिद्धांत का गहन विश्लेषण किया। अच्छा। जब जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने ये फैसला लिखा, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि चूंकि पीड़िता का शव और स्कूटी अपीलकर्ता के सटीक बयान के आधार पर खोजे गए थे,
इसलिए ये सिद्धांत यहाँ पूरी तरह से लागू होता है। मतलब ये महज एक संयोग नहीं हो सकता। जी, अदालत ने न्यायशास्त्र के कई पुराने मामलों का हवाला दिया, विशेष रूप से बोधराज मामले का। बोधराज केस में क्या हुआ था? बोधराज केस का संदर्भ देते हुए कोर्ट ने समझाया कि कैसे शव की वास्तविक खोज इस बात की अकाट्य गारंटी देती है कि आरोपी ने जो जानकारी दी थी वो सत्य है, भले ही वो जानकारी कस्टडी में दी गई हो। हाँ, और ये मायने नहीं रखता कि वो जानकारी संस्वीकृति संबंधी है, मतलब कन्फेशनल है, जहां वो जुर्म कबूल कर रहा है, या गैर दोषारोपणकारी है, मतलब नॉन इनकल्परेटरी है, जहां वो सिर्फ जानकारी दे रहा है कि चीज कहाँ है। ओके, मतलब जुर्म कबूलना और चीज की जगह बताना अलग अलग हो सकते हैं। एग्जैक्टली। अगर उस जानकारी के परिणाम स्वरूप किसी नए तथ्य की खोज होती है तो वो जानकारी कानूनी तौर पर एक अभेद्य सबूत बन जाती है। ये बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांत है। मतलब बचाव पक्ष की वो दलील कि एफआईआर लेट थी या कॉल रिकॉर्ड नहीं थे, इस भौतिक सबूत के सामने बौनी साबित हो गई, बिल्कुल टिकी नहीं पाई। और मैंने पढ़ा है कि इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही ऐतिहासिक पुराने जजमेंट का भी विस्तार से उल्लेख किया है। हाँ, वो बहुत अहम है। क्या आप उस ऐतिहासिक फैसले के बारे में बता सकते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि उसके बिना हम इस पूरे कानूनी पहेली को नहीं समझ पाएंगे। बेशक, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 1962 के एक बहुत ही लैंडमार्क फैसले का गहराई से विश्लेषण किया है। 1962 का काफी पुराना केस है। जी, उदयभान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ये फैसला धारा 27 के न्यायशास्त्र का एक आधार स्तंभ माना जाता है। इस केस में ऐसा क्या खास था? इस फैसले ने तथ्य की खोज, डिस्कवरी ऑफ अ फैक्ट, को कानूनी रूप से परिभाषित किया था। अच्छा, कि डिस्कवरी असल में है क्या? हाँ, उदयभान जजमेंट के अनुसार जब हम तथ्य की खोज की बात करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से 3 अनिवार्य चीजें शामिल होती हैं। 3 चीजें? तो केवल चीज का मिल जाना ही काफी नहीं है, इसके भी 3 हिस्से हैं। बिल्कुल। अदालत ने कहा कि डिस्कवरी को साबित करने के लिए 3 चीजें साबित होनी चाहिए। पहली क्या है? पहला, मिली हुई वस्तु, द ऑब्जेक्ट फाउंड, जैसे हमारे इस मामले में पीड़िता का शव और स्कूटी। ठीक है, वस्तु मिल गई। दूसरी? ढाबे के पास का वो कुआं, जो एक बहुत ही विशिष्ट जगह थी। और तीसरा हिस्सा? और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, आरोपी को उसके अस्तित्व के बारे में जानकारी, द नॉलेज ऑफ द अक्यूज्ड एज टू इट्स एग्जिस्टेंस। ये तीसरा पॉइंट बहुत दिलचस्प है। मतलब ये साबित करना कि वह वस्तु वहां छुपाई गई है, ये बात सिर्फ और सिर्फ आरोपी को पता थी, कोई और ये तुक्का नहीं लगा सकता था। बिल्कुल सही। और इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों की पीठ का तर्क बहुत ही धारदार था। उन्होंने क्या तर्क दिया? सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि कुएं से बोरे में बंद शव की बरामदगी कोई ऐसी जानकारी नहीं थी जो सार्वजनिक डोमेन में या पब्लिक डोमेन में मौजूद हो, कि कोई भी राहगीर देख ले, वैसा नहीं था। जी, ना ही यह कोई ऐसी चीज थी जिसे पुलिस अपनी नियमित जांच में आसानी से खोज सकती थी। अगर आरोपी नहीं बताता तो शायद वो शव कभी नहीं मिलता। अदालत ने इसे आरोपी का विशिष्ट तथ्य, एक डिस्टिंक्ट फैक्ट माना। यह जानकारी केवल और केवल उसी व्यक्ति के पास हो सकती थी जिसने शव को वहां ठिकाने लगाया हो। ये वाकई में इस पूरे केस का टर्निंग पॉइंट है। तो जो बचाव पक्ष कह रहा था कि उनके मुवक्किल को फंसाया गया है, वो तर्क यहाँ आकर पूरी तरह से ढह जाता है, ताश के पत्तों की तरह। क्योंकि देखिए, पुलिस को सपने में तो ये कुआं दिखेगा नहीं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो विशिष्ट तथ्य है, डिस्टिंक्ट फैक्ट है, यही परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ने वाला एक मास्टर लिंक बन गया। यही कानून की खूबसूरती है। कानून में यह स्पष्ट रूप से स्थापित है कि जब आपके पास सीधा गवाह नहीं है तो आपको परिस्थितियों की एक अटूट श्रृंखला, अनब्रोकन चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस साबित करनी होती है, जिसमें कोई गैप ना हो। हाँ, वो श्रृंखला ऐसी होनी चाहिए जो हर हाल में केवल एक ही निष्कर्ष की ओर इशारा करे, और वो निष्कर्ष है आरोपी का अपराध। उसमें कोई अगर या मगर की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो चलिए ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उस अटूट श्रृंखला को कैसे जोड़ा। जी, अदालत ने उन 7 प्रमुख कड़ियों की पहचान की जिन्होंने इस केस को पूरी तरह से अकाट्य बना दिया। अगर हम इन्हें एक एक करके देखें तो कहानी खुद ब खुद साफ हो जाती है। बिल्कुल। अगर हम पहली कड़ी को देखें तो ये सब शुरू होता है 25 जुलाई 2009 को अर्चना उर्फ पिंकी के अचानक लापता हो जाने से। ये घटना का शुरुआती बिंदु था। और फिर तुरंत दूसरी कड़ी जुड़ती है। जी, लापता होने के फौरन बाद उसी के मोबाइल फोन से उसके पति को 5 लाख रुपए की फिरौती के लिए कॉल्स आना,
भले कॉल रिकॉर्ड पुलिस ने अदालत में पेश नहीं किए, लेकिन कॉल आना एक स्थापित तथ्य था। और इसी से जुड़ती है तीसरी और एक बहुत बड़ी कड़ी, वो फोन बेचने वाली बात। हाँ, अपीलकर्ता नीलेश कोष्ठी का उस मोबाइल फोन को अपने कब्जे में लेना और उसे किसी तीसरे व्यक्ति को बेच देना। एक लापता महिला का फोन आपके पास कैसे आया, ये अपने आप में एक बहुत गंभीर सवाल था। लेकिन जो चौथी कड़ी थी, उसने सब कुछ साफ कर दिया। धारा 27 वाली बरामदगी। जी, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत अपीलकर्ता के विशिष्ट खुलासे पर एक कुएं से शव की बरामदगी। सही कहा। और पांचवी कड़ी थी उस बरामद किए गए शव की स्पष्ट पहचान होना, यह साबित होना कि वो शव उसी लापता महिला का है। यह भी बहुत जरूरी था। इसके बाद छठी कड़ी के रूप में अपीलकर्ता के ही खुलासे पर एक पार्किंग लॉट से पीड़िता की स्कूटी की बरामदगी हुई। और अंतिम यानी 7वीं कड़ी थी मेडिकल साक्ष्य, मेडिकल एविडेंस। हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने ये वैज्ञानिक रूप से स्थापित कर दिया कि मौत प्राकृतिक नहीं थी, बल्कि एक हत्या थी, एक होमिसाइडल डेथ थी। जब न्यायालय ने इन 7 कड़ियों को एक साथ रखकर देखा तो उन्होंने पाया कि यह एक पूरी तरह से मुकम्मल और अटूट श्रृंखला बनाती है। इस श्रृंखला में कोई भी खाली जगह, कोई गैप नहीं था। एक परफेक्ट चेन। जी। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निष्कर्ष था कि इन सभी तथ्यों को एक साथ देखने के बाद कोई और उचित निष्कर्ष, कोई रीजनेबल कंक्लूजन निकल ही नहीं सकता, सिवाय इस अनुमान के कि अपीलकर्ता ने ही हत्या की है। बिल्कुल नहीं। मतलब जो बचाव पक्ष की दलीलें थीं, एफआईआर में देली कॉल डिटेल्स का न होना या मकसद का साफ न होना, वे इस मजबूत साक्ष्यों की श्रृंखला के सामने टिक नहीं पाई। बिल्कुल नहीं। न्यायालय ने माना कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो अभियोजन पक्ष के सबूतों का मूल्यांकन किया था, वो कानूनी रूप से बिल्कुल सही था। जी हाँ, नतीजतन सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ता की अपील को खारिज कर दिया और आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत उसकी दोषी सिद्धि को बरकरार रखा। सजा पक्की हो गई। लेकिन यहाँ एक बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इस कठोर कानूनी प्रक्रिया और विश्लेषण के बीच न्यायालय ने अपने फैसले में एक कानूनी राहत का प्रावधान भी स्पष्ट रूप से रखा। राहत? आप परिहार यानी सजा माफी की बात कर रहे हैं ना, जिसे रिमिशन कहते हैं? बिल्कुल, चूंकि ये घटना 2009 की थी और जब 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया, तब तक अपीलकर्ता जेल में 15 साल से अधिक की कैद काट चुका था। 15 साल एक लंबा समय होता है। इसलिए न्यायालय ने उसे संबंधित नियमों और राज्य की नीतियों के तहत परिहार या रिमिशन के लिए आवेदन करने की छूट प्रदान की। ये लिबर्टी दी गई उसे। जी, यह भारतीय न्याय प्रणाली के उस बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू को दर्शाता है जहां अपराध की कठोरता और सबूतों के ठोस विश्लेषण के साथ साथ सुधार और कैदियों के कानूनी अधिकारों का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। ये एक बहुत ही संतुलित दृष्टिकोण है। अगर हम इस पूरी चर्चा को थोड़ा पीछे हटकर देखें और ये सोचें कि जो लोग हमारी इस गहन चर्चा को सुन रहे हैं, उनके लिए ये सब जानना क्यों मायने रखता है? हर कोई तो वकील या जज नहीं है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि आम इंसान के लिए इसका क्या महत्व है। देखिए, आज के समय में जब हम चारों तरफ सूचनाओं की बाढ़ देखते हैं, हाँ। और हर छोटी बड़ी घटना पर तुरंत एक पब्लिक ओपिनियन बन जाता है, ये कानूनी ज्ञान हमें एक बहुत जरूरी ठहराव देता है, एक पर्सपेक्टिव देता है। हाँ, ये हमें ये समझने में मदद करता है कि भारत का न्यायतंत्र भावनाओं पर या सिर्फ पुलिस की थ्योरी पर काम नहीं करता। तो किस पर करता है? ये तथ्य और पुष्टि, फैक्ट्स और कंफर्मेशन के ठोस और वैज्ञानिक सिद्धांतों पर चलता है। मतलब ये हमें आश्वस्त करता है कि अगर किसी ने अपराध किया है और उसने कितनी भी सफाई से सबूत मिटाने की कोशिश की हो, कानून की लंबी बाहें उस तक पहुंची जाती हैं। बिल्कुल, और इसका दूसरा पहलू भी उतना ही अहम है। दूसरा पहलू? धारा 27 महज एक कानूनी किताब का पन्ना नहीं है, ये एक सुरक्षा कवच भी है। ये सुनिश्चित करता है कि केवल पुलिस के दबाव या टॉर्चर में लिए गए किसी भी फर्जी बयान के आधार पर किसी निर्दोष को सजा ना मिले। ओहो, हाँ, ये बात तो है। जब तक वो बयान किसी वास्तविक और भौतिक खोज द्वारा पुष्ट नहीं होता, वेरीफाई नहीं होता, कानून उस बयान पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करता। भारी जटिलताओं और बिना चश्मदीद गवाहों वाले मामलों में भी न्याय तक पहुंचने का ये एक बहुत ही तर्कसंगत रास्ता है।
क्या बात है। इस पूरी चर्चा ने परिस्थिति जन्य साक्ष्यों को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। तो आज के इस गहन विश्लेषण को समेटते हुए हम ये कह सकते हैं कि हमने देखा कि कैसे धारा 27 और आरोपी के बयान से होने वाली खोज न्याय तक पहुंचने का एक अजेय लिंक बन जाती है। एक मजबूत कड़ी। जी, बाद की घटनाओं द्वारा पुष्टि का सिद्धांत ये साबित करता है कि जो सच है वो भौतिक साक्ष्यों के रूप में खुद अपनी गवाही देता है। हमने 2009 के घटनाक्रम से लेकर बचाव पक्ष की ठोस दलीलों और फिर 1962 के उदय भान जजमेंट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के उन विस्तृत तर्कों का गहराई से विश्लेषण किया जिन्होंने इस मामले को एक लैंडमार्क बना दिया। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल यहाँ छोड़ना चाहता हूँ। जरूर बताइए। हमने देखा कि इस 2026 के मामले में भौतिक साक्ष्य थे, फिजिकल एविडेंस, जैसे एक स्कूटी और कुएं में मिला एक शव। इन चीजों ने आरोपी के बयान की पुष्टि की। सब कुछ स्पष्ट रूप से देखा और छुआ जा सकता था। सही बात है, एकदम ठोस सबूत। लेकिन जरा सोचिए, आज के समय में हमारा जीवन लगभग पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है। हाँ, फोन, लैपटॉप, क्लाउड। तो अगर भविष्य के किसी गंभीर मामले में पुलिस हिरासत में हुई खोज किसी भौतिक वस्तु की नहीं हो, क्या हो अगर वो खोज किसी दूर देश में स्थित क्लाउड सर्वर पर छिपे किसी डिलीट किए गए डेटा की हो? ओहो, ये तो बहुत ही अलग सिचुएशन है। या फिर किसी बेहद जटिल और इनक्रिप्टेड डिजिटल फुटप्रिंट की हो? तो क्या वहां भी 1962 के उदय भान जजमेंट वाला तथ्य की खोज और बाद की घटनाओं द्वारा पुष्टि का सिद्धांत उतनी ही सटीकता और सहजता से लागू हो पाएगा? ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाला सवाल है। हाँ। बिल्कुल, क्योंकि भौतिक दुनिया में तो आप कह सकते हैं कि हाँ, कुआं वहीं था, लेकिन डिजिटल दुनिया में तो डेटा को दूर बैठे भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। एग्जैक्टली। डिजिटल दुनिया के अदृश्य साक्ष्यों पर 19वीं और 20वीं सदी के ये भौतिक नियम कैसे लागू होंगे? ये कानून और तकनीक के इस बदलते रिश्ते का एक बिल्कुल नया अध्याय होगा। इस सवाल पर जरूर विचार करने लायक है, क्योंकि भविष्य का न्यायतंत्र शायद इन्हीं सवालों से जूझेगा। बिल्कुल जूझेगा। खैर, आज की इस ज्ञान से भरी गहन कानूनी यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नए और दिलचस्प विषय की गहराइयों में उतरने के लिए।